BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा, आप सबका समाचार समीक्षा में स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे जो बिहार में एक सर्वे हुआ है, जाति सर्वे। तो नवभारत टाइम्स में, आज की नवभारत टाइम्स में जो सुर्खी छपी है, फिर मंडल क्वेश्चन मार्क है, बिहार में सामने आया जाति सर्वे। ये हेडलाइन है नवभारत टाइम्स की। और लगभग ऐसा ही आप जो सुर्खियां कह सकते हैं, हेडलाइन जो छपी हैं वो हर एक अखबार में यही छपी हैं, मेरा मानना है। और द इंडियन एक्सप्रेस की भी जो सुर्खी है वो यही है, बिहार पुट्स नंबर टू इट्स कास्ट्स EBCs एट 36%, पुश OBC काउंट टू 63%। EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास है और जो OBC है वो अदर बैकवर्ड क्लास में है। ये हेडलाइन है और इसमें हम बात करेंगे OBC जंप 10% सिंस 1931, काउंट यादव्स एट 14.27% फॉर्म लार्जेस्ट शेयर। तो ये हेडलाइन है इनकी। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं और थोड़े विस्तार से। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि जैसे उन्होंने नवभारत ने लिखा है कि फिर मंडल, और मंडल कमंडल का आपको थोड़ा सा इतिहास होगा। 89-90 के अंदर ये मंडल कमंडल की जो राजनीति हुई थी, किस तरह से देश के हाल हो गया था, अंदरूनी हाल क्या था, ये आप याद करो, फिर पता चलेगा। और मैं अब जो हवाला दे रहा हूँ वो 23 नवंबर 2021 में अमर उजाला में एक रिपोर्ट छपी है। मैं उसका एक मुख्तसरन आपको बता रहा हूँ कि छपा क्या था उसमें। अमर उजाला में उनमें एक रिपोर्ट जो छपी है उसमें कहा गया था, यूपी की बदलती जो सियासत है, 1991 का दौर जब मंडल पर भारी पड़ा कमंडल, जिसने बदल दी देश प्रदेश की राजनीति। ठीक है जी, ये कहने का अभिप्राय ये है कि पूरा देश और प्रदेश की राजनीति मंडल कमंडल में बदल गई थी। अब मंडल का तो आपको पता ही है कि किस तरह से जाति, और उसमें एक उसका वो बना था, आयोग भी बना था। ठीक है, और उस आयोग में अलग से मंडल कमीशन की जो कमीशन की रिपोर्ट उस समय जो है 3743 जातियों का उल्लेख उस कमीशन में आया था। तो बंदेश्वरी जो थे उनके बंदेश्वरी मंडल उनके कमिश्नर थे, उन्हीं के उसमें बनी थी ये जो कमीशन बना था। तो मित्रों, बात ये है कि ये जो हमारे देश की राजनीति है ये हमें कहाँ लेके जाती है। हर जो पार्टी का नेता है, जो हर उभरता नेता, वो गरीबों की ही बात कह के आगे आता है कि हम गरीबों की रक्षा और गरीबों के हित में काम करना चाहते हैं। लेकिन हुआ तो हुआ क्या? तो उस रिपोर्ट की अगर हम बात करें जो इसमें 2021 में छपी है, तो उस समय कमंडल की अगर बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी जो पिछड़ी जातियां कहें या जो दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर उन्होंने पैदल यात्रा करी थी उत्तर प्रदेश में। तो उनके साथ उनके साथी थे अप्पा घटाटे, ये कृष्ण मेनन के जूनियर वकील भी थे। और इनसे इन्होंने पूछा अटल बिहारी वाजपेयी से, भाई ये यात्रा थोड़ी लंबी हो रही थी, तो उन्होंने पूछा ये कब तक चलेगी पद यात्रा? तो उन्होंने भी, वो बड़े मुखर थे और जवाब देने में वाजपेयी साहब को तो हर एक कोई जानता है, उन्होंने कहा भी जब तक पद नहीं मिलता ये यात्रा जारी रहेगी। तो कमंडल की शुरुआत कहें या हिंदुत्ववादी या राजनीति की शुरुआत करें, वो 91 में हो चुकी थी। बरक्स किसके? बरक्स मंडल के, क्योंकि 89-90 में एक जो कमीशन बना था, तो उस जो कमीशन बना था उसमें ये सामने आया था कि भाई किस तरह से जो रिपोर्ट उसमें दी गई। तो उन्होंने 3743 जातियों का उल्लेख किया और ये कहा गया था कि 22.5 जो प्रतिशत हैं, जो ये सब 22.5% था आरक्षण पहले, 89 से पहले। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने 27.5 किया, और जबकि जो रिपोर्ट कहती है कि 52% जो लोग हैं देश के, वो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक नज़र से वो पिछड़े हुए हैं, ये रिपोर्ट में उसमें कहा गया था। तो ये सारी बातें जो है बहुत ज़रूरी हैं। थोड़ी देश की अगर राजनीति हम समझना चाहते हैं तो बंदेश्वरी मंडल थे इसके, जो बंदेश्वरी मंडल इसके आयुक्त थे, जो इनका मंडल बना था, इन्हीं के नेतृत्व में बना था। तो अब कहने की बात यह है कि ये बात शुरू होती है वहाँ से। अब जाति
की जनगणना बिहार में, केवल बिहार की जो आबादी है वो 13 करोड़ के आसपास है। और 13 करोड़ में वो कह रहे हैं कि जैसे 63% जो है वो ये सब जो पिछड़े लोग मान रहे हैं। ये 13 करोड़ है लगभग आबादी, इनमें से पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी हमने आपको बताया कि हिस्सेदारी 63%, यानी कुल आबादी का करीब 2/3 जो लोग हैं वो या तो ओबीसी है या फिर अति पिछड़ा यानी ईबीसी में आता है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड आते हैं या अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। अब राजनीति जब जातिवाद पे शुरू होगी तो इसमें ज़रा जो सजग हैं, जो वाइब्रेंट हैं जो लोग, उन्हें समझना चाहिए कि हमें ये नेता आखिरकार किधर ले जाएंगे। हम बात ये कर रहे हैं, चाहे अगर वो हिंदुत्ववादी कोई करे या जातिवादी करे, देश को संगठित करने के ऊपर ये बयान है क्या? आपको लगता है कि देश संगठित होगा इन चीज़ों से? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, जो अब मुद्दा उठा, हालांकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मेरे ख्याल इस पे बहस भी चल रही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या सामने आएगा नतीजा वो एक अलग पहलू है। लेकिन हमें देश की राजनीति के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि ये जातिगत राजनीति या दलगत, जो जिस तरह दलगत का मतलब ये है कि एक तरफ हिंदुत्ववादी जो सनातनी और ये जितना जो कुछ भी हो रहा है, ये देश को उन्नत होने देगा या नहीं होने देगा, बड़ा एक मुश्किल सा सवाल है। कौन जवाब देगा? जवाब भी सामूहिक देना होगा। जब तक हम भारतीय नहीं कहलाते या इंडियंस नहीं कहलाते, तब तक ये सवाल का जवाब हमें मिलेगा नहीं। कोई भी वर्ग, देखिए, अगर हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो वर्ग सिर्फ 2 ही है, एक अमीर है और एक गरीब है। और इसी वर्ग के अनुपात अगर हम देखें तो हमारे देश के अंदर गरीब ज़्यादा, 80 करोड़ को तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि मैं राशन देता हूँ। मैं का मतलब सरकार राशन देती है, जैसे भी सस्ते में या मुफ्त या जो भी ना के बराबर जो कुछ है, ये तो सरकार कह रही है। 80 करोड़, 140 करोड़ की कुल आबादी है। तो अभी कल परसों की बात है, रामलीला ग्राउंड में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो ओल्ड पेंशन को, ओपीएस को लेके, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर लोग इकट्ठे हुए हैं। और जबकि मेरा ख्याल है कि कुल आबादी का बामुश्किल 1.5-2% लोग नहीं हैं जो इस सरकारी सर्विस में है। 14 लाख के आसपास तो आपके फ़ौज में हैं और 16 लाख पैरामिलिट्री फोर्स है। और इसके अलावा जो बाकी जो सरकारी और स्टेट गवर्नमेंट में और इसमें होंगे, तो इनकी संख्या मेरे ख्याल जो है, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो पहले पढ़ा था कुछ वक्त, एग्जैक्ट आंकड़े याद नहीं है, मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बात के लिए, लेकिन जो औसत निकलेगी वो 1.5-2% से ज़्यादा नहीं निकलती। और उनकी पेंशन स्कीम को इन्होंने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में हटा दिया था, पुरानी स्कीम को लेकर। और उसी के विरोध में आपने देखा कि रामलीला ग्राउंड में ये क्या आती है, फिर ये कौन सी जातियाँ थी, ये कौन से लोग हैं। तो कहने का मकसद है कि देखिए, जो कुछ है, अब ताकतवर लोग हैं, इनकी सोच अपनी है, लेकिन नागरिक के नाते, भारतीय के नाते समझना होगा कि हमें ये जो जातिगत राजनीति है या किसी तरह के भी जो एक कट्टरतावादी जो राजनीति है, ये हमें किधर लेके जाएगी, इसको समझना। बिना राजनीति के गुजारा नहीं है। और राजनीति को समझना हमारा अधिकार भी है, समझना हमारा संविधान हमें क्या कहता है। जो कमज़ोर की जो है, मजलूमों की मदद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जितनी इजाज़त है दी गई और जितना जो कुछ हो सकता है संभव वो करो। लेकिन अगर इस नीयत से करोगे कि सिर्फ वोट बटोरने हैं और वोट बटोर के उनका फिर जैसे भी यूज़ करने का, यूज़ एंड थ्रो वाली बात है, तो फिर अब देखना, सोचना किसको होगा। मैं तो अल्टीमेटली जो कहूँगा वो बात जो मतदाता हैं उन पर ही मैं लाऊंगा। आप भारतीय बनो, एक भारतीय संस्कृति और भारतीय सोच को जगाओ, और वो क्या है उसे पहले समझो। मैं ये हिंदुत्ववादी और ये सोच मंडल कमंडल की उस राजनीति के अंतर्गत नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप, भारत अगर अखंड रह सकता है तो किस बिना पे रह सकता है, और किसने पहली बार आवाज़ उठाई थी अखंड भारत के लिए। तो खैर, जो कुछ भी है, इस देश को यूनाइट रहना है, तो इसके लिए हमें पहले इंडियंस बनना पड़ेगा। हमारा कहना इतना ही है। बाकी जितना जो कुछ आपको समझ में आए वो भी ठीक है, जो नहीं आता वो भी ठीक है। हमारी कोशिश है, हमारा प्रयास है कि हम किसी तरह का कोई आपसे कोई ऐसी जानकारी साझा ना करें जो किसी को भी हर्ट करे। फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।